हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप लोग। बेटा आज हम लोग बात करेंगे साउंड के लेक्चर 4 की। जो लेक्चर 3 था उसमें हम लोगों ने बात की थी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, इको की, रिवर्बरेशन की, एक मिनिमम डिस्टेंस जो कि इको के लिए नेसेसरी है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी बात की थी कि जो हमारे अल्ट्रासाउंड या जो हमारा हियरिंग रेंज होता है और जो इंफ्रासोनिक साउंड होते हैं उनमें अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, या फिर जो सोनिक वेव्स होती हैं वो कितने फ्रीक्वेंसी की होती हैं या फिर किस फ्रीक्वेंसी के बीच में लाई करती हैं। आज हम लोग बात करेंगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की। ओके, तो बेसिकली हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की बात करते हैं तो हमारे पास तीन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देती हैं, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाउडनेस की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा लाउडनेस की। लाउडनेस क्या होती है इसको समझते हैं। तो क्या कह रहा है, लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज द मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड। यानी कि पर सेकेंड हमारे कानों तक जो साउंड आता है वो कितनी एनर्जी है, वो लाउडनेस होती है। अगर ज्यादा एनर्जी के साथ आ रहा है तो ज्यादा लाउड है, कम एनर्जी के साथ आ रहा है तो यानी कि वो साउंड सॉफ्ट है, फेंट है या फ्लैट है। ठीक है, तो लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड वेव इज सेंसेशन दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड। यानी कि जो लाउडनेस होती है साउंड की वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड होती है। यहां पर क्या बोल रहा है बेटा, एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड। लाउडनेस जो होती है किसी भी साउंड की वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड होती है। अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड को हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि एम्पलीट्यूड होता क्या है। तो जो साउंड के मीन पोजीशन के अबाउट जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है साउंड वेव का, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, दैट इट मींस टू से मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है साउंड का उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो आपको यहाँ दो तरीके की साउंड वेव दिखाई दे रही है। एक साउंड वेव ये है, ये मीन पोजीशन की लाइन है और ये रेड लाइन वेव है। इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये है। तो एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से ये जो डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है बेटा, एम्पलीट्यूड। ये सब क्या है, एम्पलीट्यूड। तो एक साउंड वेव जिसका एम्पलीट्यूड ये है और एक दूसरी साउंड वेव जिसका एम्पलीट्यूड ये दिखाई दे रहा है आपको। ऑब्वियस सी बात है कि ये एक स्मॉलर एम्पलीट्यूड है और ये एक लार्जर एम्पलीट्यूड है। तो जिस साउंड वेव का एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा बेटा वो साउंड वेव फेंट साउंड जनरेट करेगी, यानी कि लो साउंड, सॉफ्ट साउंड जनरेट करेगी। लेकिन जिसका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, लार्जर एम्पलीट्यूड होगा, वो एम्पलीट्यूड इसका मतलब ज्यादा लाउडनेस होगा। यानी कि ये साउंड वेव ज्यादा लाउडनेस के साथ है और ये सॉफ्ट साउंड के साथ है। तो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है लाउडनेस। कैसे डिपेंड करता है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये याद रखिएगा कि एम्पलीट्यूड पर कैसे डिपेंड करता है लाउडनेस। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ओके बेटा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा तो लाउडनेस भी इंक्रीज करेगी और लाउड एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके ओके, अच्छा ये भी एक चीज याद रखिएगा, जो लाउडनेस होती है वो कुछ पर्टिकुलर चीजों पर डिपेंड तो करती ही है, साथ ही साथ कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं लाउडनेस के लिए। कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, पहला कि जो मान लीजिए जिसको साउंड सुनाई दे रहा है या ऑब्जर्वर जो हो रहा है, साउंड सोर्स से उसकी डिस्टेंस कितनी है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो साउंड आपको ज्यादा लाउड नहीं सुनाई देगा। अगर आप वाइब्रेटिंग बॉडी से या सोर्स ऑफ साउंड से ज्यादा क्लोज होंगे तो साउंड आपको ज्यादा लाउड सुनाई देता है। एक फैक्टर ये होता है। दूसरा फैक्टर ये होता है कि जो भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसका एरिया क्या है। तो जितना बड़ा एरिया होगा उतना बड़ा एम्पलीट्यूड निकलेगा और जितना छोटा एरिया उतना छोटा एम्पलीट्यूड आएगा। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि ये एक फैक्टर है साउंड लाउडनेस का। ओके, तो ऐसे ही और भी फैक्टर होते हैं लाउडनेस के लिए। ठीक है, पिच। पिच क्या होती है, पिच को समझते हैं। पिच, पिच भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है साउंड की। तो कह रहा है पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन, यहां कैन हो गया बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कैन है, दैट इज कैन, विच कैन, दैट इज ओनली कैन, विच कैन distinguish between different sound of same loudness, it is depend on the frequency of vibration। यानी कि दो साउंड ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी लाउडनेस सेम हो। लाउडनेस सेम होने का मतलब उनका एम्पलीट्यूड सेम है,
लेकिन फिर भी वो दो साउंड को हम डिफर कर सकते हैं, यानी कि दो साउंड के बीच में डिफरेंस होता है अगर वो सेम लाउडनेस के साथ हैं, तो उन साउंड को हम लोग कैसे डिफर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पिच। तो पिच किस पर डिपेंड करती है, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, यानी कि पर सेकेंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो आपको एक यहां साउंड दिखाई दे रहा है, एक साउंड वेव, और एक साउंड वेव यहां दिखाई दे रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये साउंड वेव है, इसका एक एम्पलीट्यूड है और इसका भी एक एम्पलीट्यूड है। तो नॉर्मली इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो अगर सेम एम्पलीट्यूड है तो इसका मतलब सेम लाउडनेस होगी, दोनों की लाउडनेस क्या हो गई, सेम। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये लो पिच का है और ये हाई पिच का है। कैसे, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिपेंड करता है बेटा। देखिएगा कि इसको एक वाइब्रेशन करने में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो ये डिस्टेंस है लगभग लगभग, यानी कि इतना टाइम पीरियड लेगा ये। एक तरीके से मैं टाइम की बात कर लेता हूं, ठीक है। इसका मान लेते हैं 1 सेकंड इतना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड में इसने 1 वाइब्रेशन पूरा किया और इसने इतना ही डिस्टेंस यहां तक ले लिया। सेम डिस्टेंस है, सेम टाइम पीरियड है, लेकिन इसका वाइब्रेशन कितना हो गया, 2 वाइब्रेशन हो गया। इसने सिंगल वाइब्रेशन कंप्लीट किया और इसने डबल वाइब्रेशन, यानी कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा या किसकी कम है। तो अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो वो लो पिच का साउंड हो गया, और अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो वो हाई पिच का साउंड हो गया। हाई पिच के साउंड ज्यादातर क्या होते हैं, श्रिल, श्रिल साउंड्स जो होते हैं वो हाई पिच के होते हैं। और जो फेंट या लो पिच के साउंड होते हैं या फ्लैट साउंड, बेसिकली फेंट नहीं कहेंगे, फ्लैट साउंड या हार्श साउंड, ठीक है, हार्श साउंड या फ्लैट साउंड जो होते हैं वो लो पिच के होते हैं। अब जैसे श्रिल की अगर बात करते हैं, श्रिल यानी कि हाई पिच का साउंड, जो श्रिल वॉइस होती है ये ज्यादातर फीमेल्स की होती है। फीमेल्स की वॉइस थोड़ी सी श्रिल होती है, पतली होती है। इवन जो मेल होते हैं उनकी वॉइस लो पिच की मानी जाती है, ठीक है। तो फीमेल्स हाई पिच का साउंड प्रोड्यूस करती हैं और मेल लो पिच का साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। हो सकता है कि मेल और फीमेल दोनों की लाउडनेस क्या हो बेटा, सेम हो, लेकिन दोनों को डिफरेंशिएट हम करते हैं कि नहीं, दो आवाज में हमें अंतर पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ लो पिच एंड हाई पिच, ठीक है। यानी कि पिच से हमको पता चलता है कि वॉइस लो है या हाई पिच की है, ओके। अब ये किस पर डिपेंड करता है बेटा, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ओके। आगे देखिएगा यहां क्या कह रहा है, कुछ और भी पॉइंट्स है। कह रहा है फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ सोर्स हायर इट्स फ्रीक्वेंसी एंड हायर द पिच एंड वाइस वर्सा। अगर लोअर हो गया वाइब्रेशन तो लोअर फ्रीक्वेंसी और लो पिच। सिमिलरली लो पिच साउंड करस्पॉन्ड टू लो पिच। अ हाई पिच साउंड इज कॉल्ड श्रिल साउंड। जैसे कैट का म्याऊ करना, गिटार के स्ट्रिंग, गर्ल्स यानी कि फीमेल्स वॉइस, ये सब हाई पिच के होते हैं। हाई पिच हैज मोर कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। हाई पिच के साउंड में कंप्रेशन रेयरफेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। इवन लो पिच साउंड इज कॉल्ड हॉर्स साउंड। लो पिच साउंड को हम लोग हॉर्स साउंड भी बोलते हैं या हैवी साउंड या फ्लैट साउंड भी बोलते हैं। तो जैसे साउंड ऑफ लायन, बॉयज वॉइस यानी कि मेल्स वॉइस। लो पिच हैज लेस कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो लो पिच के साउंड में कंप्रेशन रेयरफेक्शन ऑब्वियस है कम हो जाएगा क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी कम होती है, ओके। तीसरी जो चीज आती है बेटा, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे हम बोलते हैं क्वालिटी और टिम्ब्रे। क्वालिटी और टिम्ब्रे, इसमें क्या होता है, बेसिकली देखिए दो साउंड ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी लाउडनेस सेम हो। अच्छा, लाउडनेस अगर सेम है तो पिच से डिफरेंट करेंगे। अच्छा, इन केस मानते हैं कि उनकी पिच भी सेम है, यानी कि दो साउंड जिनकी लाउडनेस और पिच दोनों ही सेम है, तो भी उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। तो भी हम मानते हैं कि ये दो साउंड अलग अलग ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं, और ये केवल अलग अलग ऑब्जेक्ट से आने के बाद ही ऐसा हम समझते हैं। ये डिपेंड करता है वेव का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। देखिएगा क्या कह रहा है, क्वालिटी और टिम्ब्रे of sound wave is that characteristics which help us in distinguish between the two sound of same loudness and same pitch। यानी कि दो साउंड जिनकी सेम लाउडनेस या सेम पिच है उनको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो अलग अलग टाइप से, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्ट्रक्चर ऑफ वेव। इट इज डिपेंड ऑन द शेप ऑफ साउंड वेव। ये साउंड वेव पर डिपेंड करेगा कि साउंड वेव किस तरीके से फॉर्म हो रही है। अब यहां पर आप देखेंगे नीचे, तो यहां पर एक फ्लूट है और एक वायलिन है। तो एक फ्लूट का वेव बनाया जा रहा है और एक वायलिन का वेव बनाया जा रहा है। देखिएगा
इनका एम्पलीट्यूड सेम है। एम्पलीट्यूड दोनों का क्या है बेटा? सेम है, यानी कि सेम लाउडनेस। फ्रीक्वेंसी यानी कि यहां से यहां तक का टाइम सेम, यहां से यहां तक का टाइम सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, देन इट मींस लाउडनेस सेम, पिच सेम। फिर भी इस साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कैसे? क्योंकि ये दो अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं और अलग अलग वेव स्ट्रक्चर बनता है इनका। ठीक है, अब आप फ्लूट का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे किस तरीके से बन रहा है, और वायलिन का भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से बन रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये जो साउंड आ रहे हैं दो अलग अलग ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं। इसे हम बोलते हैं क्वालिटी और टिम्bre। ओके बच्चा, आगे देखिएगा। अब यहां पर ये तो साउंड की बेसिक तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब हम साउंड के थोड़ी सी और चीजों को समझेंगे। जैसे साउंड में भी दो तरीके के साउंड को कैटेगराइज किया जाता है। एक साउंड जो कि म्यूजिक कहलाता है और दूसरा जो कि नॉइस कहलाता है। म्यूजिक यानी कि एक प्लीजेंट साउंड जिसको सुनने में अच्छा लगता है, यानी कि जिसको अगर हम हियर करते हैं अपने कानों से वो हमें बहुत पीसफुली लगता है, यानी कि अच्छा लगता है, सॉफ्ट लगता है। ठीक है, लेकिन नॉइस क्या होता है? अनप्लीजेंट सा साउंड होता है, वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो म्यूजिक को हम लोग कह सकते हैं कि म्यूजिक, अगर जनरली डिफाइन करना चाहें अगर हम म्यूजिक को, तो म्यूजिक को ऐसे कहेंगे कि म्यूजिक इज द साउंड दैट इज प्लीजेंट टू हियर टू द ईयर, यानी कि हमारे कानों को भी अच्छा लगता है, हमें सुनने में भी मजा आता है। इज दैट साउंड, जैसे कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब बजता है तो वहां से जो साउंड आता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है, दैट इज कॉल्ड म्यूजिक। लेकिन नॉइस क्या होता है? नॉइस इज दैट साउंड दैट इज अनप्लीजेंट टू हियर, जो कि सुनने में अच्छा नहीं लगता और कान के लिए भी अच्छा नहीं होता, बेसिकली हमें पेन होने लगता है। ठीक है, तो ऐसा साउंड कहाँ आता है? जैसे हम मार्केट में खड़े हैं, बहुत सारे व्हीकल्स हैं, सब हॉर्न बजाए जा रहे हैं, तो वो एक अनप्लीजेंट सा साउंड होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इतने शोर तरीके से आता है और काफी लाउड भी होता है, तो वो एक नॉइस के टर्म में आता है। ओके, तो ये हो जाता है नॉइस और एक हो जाता है म्यूजिक। ओके बच्चा, आगे आगे हम लोग बात करेंगे बेटा ह्यूमन ईयर की। ह्यूमन, ये सॉरी यहां हियर हो गया है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर, ठीक है, हमारा जो कान है, हमारा ईयर जो है वो फंक्शन कैसे करता है या फिर उसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजों को हमें समझना है। तो बेसिकली अभी मैं आपको यहाँ एक स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ, स्ट्रक्चर समझिएगा थोड़ा सा, देखिएगा क्या हो रहा है। ये हमारे कान का पार्ट होता है, बेसिकली ये हमारा आउटर ईयर होता है, जैसे कि आपको दिखा रहा है यहाँ पर आउटर ईयर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक हमारा आउटर ईयर होता है। फिर ये हमारा मिडिल ईयर का सेक्शन होता है और फिर इनर ईयर का सेक्शन होता है। अब जो आउटर ईयर में सबसे पहले आता है पिना। आउटर ईयर में सबसे पहले पार्ट क्या आता है? पिना का पार्ट आता है, क्योंकि हमारा ये पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड पिना। फिर हमारे पास यहाँ एक होल होता है, यहां से साउंड वेव्स अंदर जाती है। ठीक है, अब जहां जिस रास्ते से ये जाती है उसे बोलते हैं ईयर कैनल, यानी कि साउंड यहीं से अंदर जा रहा है, इसे बोलते हैं ईयर कैनल। फिर ईयर कैनल से आके यहाँ पर होता है ईयर ड्रम। बेसिकली हम लोग कहते हैं ना कान में पर्दा होता है, कान का पर्दा बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ईयर ड्रम। अब फिर ईयर ड्रम से कनेक्टेड होती हैं ये थ्री, बेसिकली सबसे स्मॉलेस्ट, एक तरीके से स्मॉल, बहुत छोटी बोन होती है हमारे कानों में, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। तो सबसे पहली जो होती है कनेक्टेड वो हैमर होती है, हैमर से कनेक्ट होती है एनविल, एनविल से कनेक्ट होती है स्टिरअप। तो ये थ्री बोन्स होती हैं। ओके, मिडिल ईयर में। अब इस स्टिरअप से कनेक्ट होता है एक ओवल विंडो, और ओवर विंडो क्या होता है? ओवल विंडो, स्टिरअप और कॉकलिया लिक्विड, ये एक बेसिक कॉकलिया का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो लिक्विड होता है, ये कॉकलिया है पूरा, इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे बोलते हैं कॉकलिया लिक्विड। इन दोनों को कनेक्ट करता है। अब होता क्या है, जब ये कॉकलिया लिक्विड में हमारे पास ऑडिटरी नर्व्स होते हैं जो कि ब्रेन तक जाती हैं, ठीक है, और ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं कि हमको सुनाई दे। तो बेसिकली ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो आउटर ईयर, पीना, ईयर कैनल और ईयर ड्रम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मिडिल ईयर में एनविल, स्टिरअप और हैमर आते हैं और एक ओवल विंडो आ जाती है। इनर में कॉकलिया आता है, कॉकलिया के अंदर कॉकलिया लिक्विड होता है, फिर ऑडिटरी नर्व। अब यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा यूचैन ट्यूब होती है जो कि हमारे गले तक जाती है। ये यूचैन ट्यूब होती है जो कि हमारे गले तक जाती है। ठीक है, तो ये मिडिल ईयर से बिलोंग करती है, मिडिल ईयर से होकर जाती है। अब
हम इसमें सारी चीजों को समझेंगे और इसके वर्किंग को भी समझेंगे। तो पहले आउटर ईयर को देख लेते हैं क्या होता है। आउटर ईयर, द आउटर ईयर इज आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड इट इज आल्सो कॉल्ड पिना। इट इज एक्सटेंडेड इनटू ईयर कैनल, फॉर कैनल इज फिल्ड विथ एयर। ओके, मिडिल ईयर, द मिडिल ईयर इज कंपोज्ड of the eardrum or tympanum. It is the elastic membrane circular in shape. Basically एक elastic membrane होता है कान में, वह इस तरीके से वाइब्रेट करता है। And the bone ossils, there are 3 bones ossils, namely the hammer, anvil and stirrup. इसके बाद internal या inner ear आता है। The internal ear is composed of cochlea and 3 semicircular canals. The cochlea is filled with liquid that is called cochlea liquid. The cochlea makes the hearing apparatus and the auditory nerves from it goes to the brain. अब बेसिकली cochlea liquid से कैसे काम चलता है इसको आगे समझाएंगे। इसके बाद दो और पार्ट, eardrum is the intersection of the outer and the middle ear and oval window is the intersection of middle and inner ear. Okay, अब वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, इसको समझिएगा कैसे काम करता है। द आउटर ईयर कॉल्ड पिना कलेक्ट द साउंड वेव्स। द साउंड वेव्स passes through the ear canal to the thin membrane called eardrum. The eardrum vibrate. Okay, the vibrations are amplified by the 3 bones of the middle ear called hammer, anvil and stirrup. The middle ear then transmit the sound waves to the inner ear. In the inner ear, the sound waves are converted into electrical signal by the cochlea and sent to the brain through the auditory nerves. The brain then interprets the signal as sound. इस तरीके से हमारा कान काम करता है। अब फिर से समझिएगा, थोड़ा सा फिगर के अकॉर्डिंग मैं समझाता हूं। देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, समझिएगा थोड़ा सा ओवरऑल। ये हमारा पिन्ना का एरिया होता है, यानी कि आउटर ईयर। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है साउंड वेव्स इंटर ईयर। अब यहाँ से साउंड वेव्स हमारे कानों में इंटर करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही साउंड वेव हमारे कानों में आता है तो सबसे पहले ये ईयर कैनल, ये जो पोर्शन होता है बेटा, इसे बोलते हैं ईयर कैनल। ईयर कैनल के थ्रू साउंड हमारे कान में इंटर करता है। और ऑब्वियस बात है, साउंड क्या है, वाइब्रेशंस है। पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हुए यहां तक आते हैं। ठीक है, अब जब यहां पर पार्टिकल पहुंचता है तो वो पार्टिकल हमारे ईयर ड्रम को स्ट्राइक करता है, जिससे क्या होता है कि हमारा ईयर ड्रम भी वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है। अब जब हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा तो इस ईयर ड्रम से कनेक्टेड होती है पहली बोन हैमर। तो हैमर के पास वाइब्रेशन पहुंचा। अब जब हैमर वाइब्रेशन करेगा तो एनविल भी करेगा, क्योंकि उससे कनेक्टेड है। एनविल करेगा तो स्टिरअप करेगा, जो कि उससे कनेक्टेड है। फिर एक आती है ओवल विंडो, ये एक स्पेस होता है, इससे यहीं से कनेक्ट हो जाता है हमारा कॉक्लिया। अब जैसे ही स्टिरअप वाइब्रेट करता है, पूरा कॉक्लिया का सिस्टम वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। अब जब कॉक्लिया वाइब्रेट करेगा तो अंदर जो लिक्विड है इसमें भी वाइब्रेशंस जनरेट हो जाते हैं। तो यानी कि लिक्विड हिलना स्टार्ट कर देता है, वाइब्रेशंस जनरेट करते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए यहाँ पर फ्री चार्जेस होते हैं। क्या होते हैं, फ्री चार्जेस इसमें पड़े होते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें कई सारे फ्री चार्जेस होते हैं। जैसे ही ये लिक्विड क्या करता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, तुरंत ये चार्जेस क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और फिर ये जो हमारी ऑडिटरी नर्व्स होती है, इसके थ्रू ये चार्जेस क्या कर देते हैं, तुरंत एक सिग्नल भेज देते हैं, भेजना स्टार्ट कर देते हैं। और ये सिग्नल कहां तक जाता है बेटा, डायरेक्टली हमारे ब्रेन तक जाता है। ये सिग्नल कहां तक जाता है, हमारे ब्रेन तक जाता है। और फिर हमारे ब्रेन में पहुंचने के बाद हमारा ब्रेन उसको क्या करता है, एज ए साउंड, जो यहां हमें सुनाई दिया था, जो यानी कि जो जिस तरीके की फ्रीक्वेंसी है यहां से एंटर हुई थी, हमारा ब्रेन उस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिटेट करके यहां पर सुनता है कि हमें क्या सुनाई दिया। अब देखो सुनने का प्रोसेस भी कितना लंबा चौड़ा है कि यहां तक साउंड आया, फिर ये वाइब्रेट किया, फिर हैमर, फिर एनविल, फिर स्टिरअप, फिर उसके बाद कॉक्लिया, फिर कॉक्लिया ने ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू हमारे माइंड को मैसेज भेजा, और माइंड ने वो भी क्या भेजा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है। ठीक है, और फिर हमारा माइंड उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है साउंड में और समझता है कि हमने क्या सुना। इतना बड़ा प्रोसेस विद इन अ सेकेंड होता है। ठीक है, सेकेंड के भी छोटे पार्ट में,
समझने के लिए हमें कितना चाहिए, हमारे ब्रेन को कितना चाहिए होता है, 0.1 सेकंड होता है ना। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, 0.1 सेकंड में ये सारा काम हमारा ब्रेन कर लेता है, यानी कि ये सारा प्रोसेस 0.1 सेकंड में खत्म हो जाता है। इज इट क्लियर? तो सोचो, देखने में तो लगता है ना कितना बड़ा प्रोसेस है, पहले ईयर कैनल से एनर्जी आई, फिर इतने सारी चीजें वाइब्रेट करते करते फिर हमारे ब्रेन तक पहुंची, और ये विद इन अ सेकेंड, सेकेंड्स के भी छोटे पार्ट में होता है, यानी कि 0.1 सेकंड में ये सारा काम हो जाता है। समझ में आया? तो इस तरीके से बेटा ह्यूमन ईयर वर्क करता है। ओके, यहां पर देखिए ये चैप्टर भी खत्म होता है बेटा। एक बार देख लीजिए कि फिलहाल इस लेक्चर में आपने क्या देखा था। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोगों ने बात की बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की, जिसमें हम लोगों ने लाउडनेस को देखा। लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर। पिच की बात की, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। फिर उसके बाद क्वालिटी की बात की, क्वालिटी डिपेंड करती है किस तरीके का वेव स्ट्रक्चर या शेप बन रहा है। हो सकता है कि साउंड की लाउडनेस और पिच सेम हो, फिर भी वो अलग अलग साउंड हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का वेव फॉर्म है। उसके बाद हम लोगों ने बात की बेटा ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर क्या होता है, बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं, 3 सेक्शन के अलग अलग पार्ट होते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर हो जाता है। उसके बाद ह्यूमन ईयर करता कैसे है काम, कि किस तरीके से हमको आवाज सुनाई देती है। तो वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर भी मैंने आपको पूरी बता दी है यहाँ पर। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमारा पूरा ब्रेन वर्क करता है, या हमारा ह्यूमन ईयर काम करता है। और बेटा यहीं पर ये चैप्टर भी खत्म होता है। ओके, बाय बाय।